हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स को कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। जितने सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आई कीप ऑन अपलोडिंग वीडियोस एंड वेन एवर आई अपलोड ए न्यू वीडियो यू विल गेट ए नोटिफिकेशन। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रिविजन। सबसे पहले हम एक न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी दिस रिप्रेजेंटेशन। एक्स जो है वो न्यूक्लियाई का नाम है, नेम है। ठीक है ना। जेड जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक्चुअली इज व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड ये जो ए हमको दिख रहा है, दिस ए, दूसरा कलर लेते हैं। ये जो ए है इसको मास नंबर बुलाते हैं। मास नंबर क्या है? मास नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो एक्स हम यूज़ करते हैं, उस न्यूक्लियस का नाम देके। जेड ये बताता है कि उस न्यूक्लियस के अंदर कितने सारे प्रोटॉन्स हैं। एंड मास नंबर ये बताता है कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों को मिला के जो कॉमन नाम है वो न्यूक्लियॉन्स है। दैट मीन्स बेसिकली ए तुमको ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? ओके, ये सिंपल सा था। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी आगे क्या है। ओके फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट। मैं सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब बता रहा हूँ अभी। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, दिस आर सिंपल थिंग्स, राइट? इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें तुमको आराम से पता होगा। तो जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें फोकस कर रहा हूँ। इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको समझ के रखना है कि न्यूक्लियस जो है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूक्लियस। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस का एक फॉर्मूला आता है। उस फॉर्मूला को हम लिखते हैं, आर का वैल्यू होता है दैट इज आर इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ए जो है, ए मास नंबर है। ठीक है, हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया था कि ए क्या है। ए बेसिकली मास नंबर है। आर नॉट क्या है? आर नॉट एक कांस्टेंट है। और आर नॉट का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज 1.51 इंटू 10⁻⁻15 मीटर्स, या तुम इसको 1.1 फेम्टोमीटर भी बुला सकते हो। ये हो गया रेडियस का फॉर्मूला। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? तो रेडियस जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से देखो, रेडियस मास नंबर पे डिपेंड कर रहा है। मास नंबर तुमको ये बताएगा, ए का वैल्यू तुमको ये बताएगा कि न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने सारे न्यूक्लियॉन्स हैं। देखो, ऐसे डिपेंडेंसी के कारण हमको बहुत इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन मिलेगा। कंक्लूजन ये है कि अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि यार न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है, क्या पूछा मैंने? न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है? तुम बोलोगे मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना? मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये बोलोगे। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है? देखो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी रहते हैं, न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का जो मास है, दे उनका जो मास का वैल्यू है, दे आर इट्स वेरी कंपेरेबल। तो ए का मतलब ये है कि न्यूक्लियॉन्स टोटल कितने सारे हैं, टोटल ए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। एक का मास कितना है? एम पी। एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का भी मास हम एम पी ही मान सकते हैं बिकॉज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास क्या है? सेम, नियरली सेम। सो ये हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, 4/3 पाई, ये तो क्यूब के शेप में है ना, आर क्यूब। आर क्यूब अगर करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा? ध्यान से देखो, आर नॉट क्यूब। और ए 1/3 का क्यूब अगर करूँगा तो सिर्फ ए बचेगा, राइट? अभी देखो, एक इंपॉर्टेंट सा हमको रिलेशन मिलेगा। अभी अगर तुम डेंसिटी के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास ऑफ ए प्रोटॉन, जो कि एक कांस्टेंट है, 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। ये पूरा वैल्यू जो है, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। ये जो पूरा वैल्यू है, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। और इसके अंदर में अगर वैल्यूज पुट करूँ तो फाइनली इसका जो वैल्यू आता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट इज 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का वैल्यू जो आता है, देखो 3 इंटू 10⁻7 kg पर मीटर क्यूब। देखो, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि डेंसिटी जो है न्यूक्लियस का वो कांस्टेंट है। डेंसिटी एक न्यूक्लियस का कितना होगा वो डिपेंड नहीं करता कि वो न्यूक्लियस कौन से सब्सटेंस का है। अलग अलग सब्सटेंसेस का न्यूक्लियस हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियस का जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या मिल रहा है हमको? वो हमेशा हमको कांस्टेंट मिल रहा है। देखो, 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। और इस वैल्यू को अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको फील आएगा कि न्यूक्लियस कितना ज़्यादा डेंस है। 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या? जस्ट इमेजिन करो कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, एक क्यूब इमेजिन करो, 1 मीटर, 1 मीटर का क्यूब इमेजिन करो। और जस्ट इमेजिन करो कि उसके अंदर तुमने कितना मास धसा के रखा है, एनक्लोज करके रखा उसने, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻17 kg यार।
10 to the power 70. Can you imagine the amount of mass in that 1 meter cube बक्सा? So बहुत ही ज़्यादा डेंस है न्यूक्लियस. ठीक है, ओके, ये आइडिया था. इसमें कुछ लिखना है तो लिख लो. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. ओके, नाउ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है. यहाँ पर पूछा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ दिस 70 जी, मतलब ए का वैल्यू कितना है 70. तो रेडियस हम क्या पुट करेंगे, दैट इज आर नॉट ए टू द पावर 1/3 है ना. आर नॉट का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1.1 फेम्टोमीटर लिख सकते हैं. ठीक है, और ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 70 टू द पावर 1/3. बस ऐसे करके निकाल लेना. देखो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 4.53 फेम्टोमीटर. ठीक है, सिंपल है. आगे बढ़े. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखते हैं आगे कुछ और एक इम्पॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन अगर है तो वो देखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट विल डील विद द कंसेप्ट. इस कंसेप्ट का नाम है बाइंडिंग एनर्जी. वेरी वेरी नाइस कंसेप्ट, बाइंडिंग एनर्जी. मैं तुमको एक बात समझाता हूँ, बहुत प्यारा सा कहानी है यहाँ पर. देखो कहानी ऐसा है कि अगर मैं एक न्यूक्लियस इमेजिन करता हूँ, क्या इमेजिन करता हूँ, अगर मैं एक न्यूक्लियस इमेजिन करता हूँ, दिस इज द न्यूक्लियस. तो एक बात बताओ कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स रहता है. सब यही कहेंगे सर, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है, न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियॉन्स कौन होता है, प्रोटॉन्स होते हैं. देयर विल बी सम प्रोटॉन्स. एटॉमिक नंबर तुमको ये बताता है कि टोटल कितने सारे प्रोटॉन्स हैं. एंड कौन रहता है, एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं. राइट, इसको मैं एक मिनट अलग कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ. एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, तो मैं ये न्यूट्रॉन्स शो कर रहा हूँ. दिस इज एन, दिस इज एन, दिस इज एन. तो ये लोग रहते हैं, प्रोटॉन्स भी रहते हैं और न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं. तो एक बात को समझो कि न्यूक्लियस, मैंने जस्ट नाउ तुमको ये समझाया कि बहुत ही छोटा, इट्स वेरी वेरी स्मॉल. न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और इतने छोटे से वॉल्यूम में, इतने छोटे से स्पेरिकल वॉल्यूम में, ध्यान से देखो तुमने, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस को एक साथ क्राउड करके रखा है, एक साथ जमा करके रखा है, दिस पॉजिटिव चार्जेस. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है. तो पॉजिटिव पॉजिटिव दे आर बेसिकली चार्जेस. तो उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, दैट इज के Q1 into Q2 by डिस्टेंस स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा. एंड ध्यान से देखो R जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है. R जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, विच मीन्स फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन विच विल एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट प्रोटॉन्स, इट विल बी वेरी वेरी हाई. अभी ये फोर्स अगर इतना हाई है, what we should expect all these protons, they're facing so high electrostatic repulsion that this nucleus should finally break down. इस nucleus को टूट जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, टुकड़ों में बढ़ जाना चाहिए because of this repulsion. Is that clear? अगर न्यूक्लियस ही डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो पूरा एटम का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए, जो कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. राइट, बिकॉज एटम एग्जिस्ट करता है, हम एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एटम्स एग्जिस्ट करता है. हमारा बॉडी एटम से बना हुआ है. एटम हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. दैट मीन्स इस कहानी में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के बारे में तो डिस्कस कर लिया, जो इस एटम को, इस न्यूक्लियस को डिस्टेबलाइज करता है, इसको तोड़ देना चाहता है. बट स्टिल देन हमको पता है कि न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है और बहुत स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब है देयर शुड बी सम स्टेबलाइजिंग फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, जो इन सारे न्यूक्लियॉन्स को एक साथ पकड़ के रखता है. देयर हैज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, और इस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इस फोर्स का नाम क्या है, इस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और ये जो फोर्स है, सबसे पहले इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स. शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है, शॉर्ट रेंज का मतलब है कि बहुत कम डिस्टेंस, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियॉन्स इज वेरी वेरी लेस, आई थिंक सो ऑफ द ऑर्डर ऑफ अराउंड सम फेम्टोमीटर्स, 10 to the power -15 मीटर. जब इस रेंज का डिस्टेंस होगा दो न्यूक्लियॉन्स के बीच, तब जाके ये फोर्स डोमिनेंट होता है, एक्टिवेट होता है. ठीक है. सेकेंडली जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब ये है कि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी लगेगा, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा, और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लगेगा. एंड तीसरा पॉइंट क्या, ध्यान से देखो, मैंने ये 2 लिखा. तीसरा पॉइंट मैं ये लिख सकता हूँ दैट दिस फोर्स डेफिनेटली हैज टू बी व्हाट, अट्रैक्टिव इन नेचर, जो इन सारे न्यूक्लियॉन्स को एक साथ बांध के रखता है, होल्ड करके रखता है. बात समझ में आया? तो सिंपल सा है, देखो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, इट्स वेरी सिंपल. तुमको बस ये समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर देयर आर 2 फोर्सेस. एक फोर्स डिस्टेबलाइज करना चाहता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, दैट एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द प्रोटॉन्स. न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, सो दे विल नॉट फेस एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. एंड इस न्यूक्लियस को एक साथ पकड़ के रखने वाला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जो कि बहुत शॉर्ट रेंज में एक्टिवेट होता है, डोमिनेंट होता है.
ठीक है। एंड द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, वो भेदभाव नहीं करता, वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच पे लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच पे लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच भी लगता है, और यही न्यूक्लियर फोर्स है जो तुम्हारे सिस्टम को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है। बात समझ में आया? सो इट्स न्यूक्लियस इज अ वेरी स्टेबल सिस्टम, एक स्टेबल अरेंजमेंट है न्यूक्लियस, इस बात को समझो, दिस इज अ स्टेबल अरेंजमेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट मैं तुमको क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग द आइडिया मैं तुमको क्या कह रहा हूँ? पक्का? ओके, ठीक। अब इस बात को समझो, ये टॉकिंग अबाउट बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आता है? तो तुम जस्ट ये बात को इमेजिन करने का कोशिश करो, ये न्यूट्रॉन्स, ये प्रोटॉन्स इनिशियली कहाँ पर? देखो ये सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तुम ऐसे मान सकते हो कि ये सारे न्यूट्रॉन्स जो है दरअसल ये सारे पहले कहाँ पर थे? इन्फिनिटी में थे, राइट? ये सारे न्यूट्रॉन्स इन्फिनिटी में थे, और ये सारे प्रोटॉन्स भी कहाँ पर थे? दरअसल ये सारे प्रोटॉन्स भी इन्फिनिटी में थे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे। और हमने क्या किया? और हमने इन सारे न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को एक साथ लाया। क्या किया? इट हैज़ बीन ब्रॉट टुगेदर। हमने बोलना नहीं चाहिए, बट बेसिकली नेचर में ये हो चुका है कि सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे हैव बीन ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म दिस न्यूक्लियस। डेफिनेटली जब ये लोग सारे इन्फिनिटी में थे, उस इस अगर मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को, जब ये सारे लोग एक साथ आके न्यूक्लियस बनाता है, इस न्यूक्लियस वाले कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंपेयर करूँ, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि न्यूक्लियस वाला कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होगा। दैट इज़ द रीज़न ये सारे जितने सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, ये सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, ये लोग इन्फिनिटी से आके न्यूक्लियस बनाता है। बिकॉज़ ये जो न्यूक्लियस अपने आप बनता है, हम लोगों ने नहीं बनाया, नेचर में अपने आप बना है। मतलब ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंड डेफिनेटली इस न्यूक्लियस के बनने में एनर्जी रिलीज़ हुआ होगा। बात समझ में आया? इस न्यूक्लियस को बनने में एनर्जी रिलीज़ हुआ होगा। इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम इन्फिनिटी से लेके आए, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ हुआ होगा, और वो जो एनर्जी रिलीज़ हुआ है इस न्यूक्लियस को बनाने में, उसी रिलीज़्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। मतलब सीधा-सीधा बोलना चाहूँ, इसको बनाने में एनर्जी रिलीज़ होता है। जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, उतना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा, और उतना स्टेबल न्यूक्लियस होगा। राइट? इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, फाइन, दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यूक्लियस इज बीइंग फॉर्म्ड। या तुम इसको उल्टे तरीके से अगर बताना चाहो, न्यूक्लियस बनाने में हमने इन्फिनिटी से सारे पार्टिसिपेंट्स को न्यूक्लियस में लाया। अभी अगर मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, मतलब सारे पार्टिसिपेंट्स को, सारे न्यूक्लियॉन्स को फिर से अगर इन्फिनिटी तक भेजना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एग्जैक्टली इसका रिवर्स प्रोसेस करना है। क्या करना है? जितना एनर्जी रिलीज हुआ था न्यूक्लियस के बनने में, अगर एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं न्यूक्लियस को फिर से रिटर्न सप्लाई कर देता हूँ, तो ये न्यूक्लियस टूट के फिर से अपने इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स में बच जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी को तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स। तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप सो तुमको ये फील आया। अगर इसमें कुछ लिखना है तो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ओके सर, ये समझ में आया कि एनर्जी रिलीज होता है इस प्रोसेस में, लेकिन एनर्जी रिलीज क्यों होता है? ये भी एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है। देखो इसमें कहानी ऐसा है कि जब ये सारे, एक मिनट, हाँ, जब ये सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को हम लेके आते हैं ना, तो सम अमाउंट ऑफ मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये हमने कैसे कंक्लूड किया? देखो आइंस्टाइन ने अपना मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया था कि अगर डेल एम अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? डेल एम सी स्क्वायर। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इनको अगर मैं आइसोलेटेड मानूँ, सिस्टम में अलग अलग मानूँ, इनका मास निकालता हूँ, ऐड करता हूँ, ऐड करके जो टोटल मास मिलेगा, और न्यूक्लियस को जो मास है, दोनों में डिफरेंस है। न्यूक्लियस का मास इनके इंडिविजुअल मासेस के समेशन से कम है। इसका मतलब ये है कि जब ये सारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर न्यूक्लियस बनाता है, इस प्रोसेस में दे लूज सम मास, एंड दैट मास basically gets converted into energy, and that energy is released, and that is the binding energy that we are talking about, and that is given by the relation E equal to del mc square। तो मैं एक छोटा सा तुमको एक ट्रिक बता के रखता हूँ कि अगर 1 AMU मास, एटॉमिक मास यूनिट, अगर इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होता है? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द प्रोसेस। मतलब अगर 1 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? तो एनर्जी इन दिस केस मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल एम, ठीक है, डेल एम इस लेटर से, इसको हम किस में लिखेंगे? डेल एम को हम AMU में लिखेंगे, इस बात को याद रखना। इनटू मैं क्या कर सकता हूँ? 931.5
मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अगर टेलन मास जिसको हमने AMU यूनिट में एक्सप्रेस किया उसको अगर हम 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता चल जाएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? यही चीज़ यहाँ पर बताया गया। अच्छा, अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा आइडिया है जो तुमको समझना है। अगर मैं तुमको पूछूं कि यार देयर आर टू न्यूक्लियस, लेट अस से दिस इज न्यूक्लियस 1 है और एक न्यूक्लियस है न्यूक्लियस 2 है। मैं इसको अलग जगह लिखता हूँ, फिर जगह नहीं होगा। लेट अस से हमारे पास दो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस 1, दूसरा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस 2, एंड लेट अस से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस 1 इज मोर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो डज इट मीन दैट न्यूक्लियस 1 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू न्यूक्लियस 2? वीरू क्या था क्वेश्चन। मैंने पूछा दो न्यूक्लियर है, एक न्यूक्लियर का नाम 1 है, दूसरे न्यूक्लियर का नाम 2 है। 1 वाले का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है 2 वाले से, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1 वाला ज़्यादा स्टेबल है? देखो, कोई कॉमन बंदा इस पूरे डिस्कशन के बाद अगर सोच के जवाब देना चाहे तो वो डेफिनेटली बोलेगा यस सर, एज बिकॉज पहले वाले न्यूक्लियर का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुआ होगा उस न्यूक्लियाई को बनाने में, तो वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा तो वो न्यूक्लियाई रिलेटिवली दूसरे के रेस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसा डिस्कस करना गलत है। मैं तुमको बताता हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस। वी नीड टू टॉक इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या बोला मैंने? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के टर्म्स में हमको बात करना पड़ेगा। तो व्हाट डू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? देखो, दो न्यूक्लियर है, दोनों न्यूक्लियर के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे, ये जो ए है भाई, ये तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना। इस बात को समझो कि दोनों न्यूक्लियर को तुमने बनाया, लेकिन कितने न्यूक्लियॉन्स आके उस न्यूक्लियर को बनाया उस पर भी डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अभी अगर तुमको दो न्यूक्लियाई को कंपेयर करना है तो तुम बाइंडिंग एनर्जी को देख के कंपेयर नहीं करोगे, तुम देखोगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका मतलब क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब ये है कि अगर तुम उस न्यूक्लियाई से, उस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन को यू नो एक्सट्रैक्ट करके निकाल के लेके आना चाहते हो। क्या बोला मैंने? वो जो न्यूक्लियाई है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, उसके अंदर तुम अगर एक न्यूक्लियॉन को पकड़ के एक्सट्रैक्ट करके लेके आना चाहते हो एक न्यूक्लियॉन को, तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा? बात समझ में आया? दैट मीन्स अभी अगर मैं दोनों न्यूक्लियाई को कंपेयर करूंगा तो मैं इस तरीके से कंपेयर करूंगा कि पहले न्यूक्लियाई से अगर मुझे एक न्यूक्लियॉन को एक्सट्रैक्ट करना है और दूसरे न्यूक्लियाई से अगर मुझे एक न्यूक्लियॉन को ही एक्सट्रैक्ट करना है, तो किस केस में मुझे ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा? जिस केस में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर तुम दोनों को अगर कंपेयर करना चाहोगे तो दोनों के केस में तुमको पर न्यूक्लियन एनर्जी का स्टडी करना है कि पर न्यूक्लियन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिया हुआ है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाई 1 इज मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियाई 2, तब जाके तुम ये कह पाओगे कि न्यूक्लियाई 1 इज मोर स्टेबल, न्यूक्लियाई 1 जो है दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू न्यूक्लियाई 2। मतलब सीधा सीधा बोलना चाहूँ, अगर तुमको दो न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो तुमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को लेके कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, डन। आगे बढ़े, इसको मिटाता हूँ, कुछ चाहिए तो लिख के रख सकते हो। देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पता है तुमको समझ में आ चुका होगा। फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर 3 न्यूक्लियर पीक हु आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बोला है कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करो, तो तुमको कभी भी बाइंडिंग एनर्जी नहीं देखना। देखो 100 दिख रहा है तो तुम्हारा एक इंटेंशन हो सकता है कि यार 100 बाइंडिंग एनर्जी मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन मैंने तुमको ये सिखाया कि इस तरीके से हम न्यूक्लियाई का स्टेबिलिटी चेक नहीं करते। हमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखना है, तो पी का कितना होगा 100/10, 10 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 10। क्यू वाले न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी कितना है 12 एंड आर वाले न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी कितना है 11। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो, पी का जो ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा था, इन तीनों में ये सबसे लेस स्टेबल है। दिख रहा है? तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होना इज नॉट ए गारंटी ऑफ द फैक्ट कि वो न्यूक्लियाई बाकी न्यूक्लियाई के रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है। तुमको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि क्यू जो है दैट इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद आर आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद तुम्हारा पी वाला न्यूक्लियर आएगा। इट्स वेरी सिंपल राइट? पक्का ना? समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं।
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए न्यूक्लियस has a binding energy, ध्यान से देख, nucleus has a binding energy of 100 million electron volt. It releases 10 million electron volt of energy. Find the new binding energy. नया binding energy पूछा गया। 100 million electron volt ऑलरेडी उसका existing binding energy था, उसने और 10 million electron volt रिलीज किया, ठीक है ना। तो नया binding energy क्या है? देखो, binding energy is basically the energy released in the formation of the nuclei. तो 100 ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, 10 और रिलीज हुआ है। रिलीज हुआ है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा भाई साहब? टोटल बाइंडिंग एनर्जी में तुमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 100 प्लस 10 करना पड़ेगा, दैट इज 110 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना पड़ेगा, 110 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। बाइंडिंग एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियाई। 100 पहले से रिलीज हो चुका था, 10 और रिलीज हुआ, तो टोटल कितना होगा? 100 प्लस 10, 110 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? A nuclear reaction in this case is given by A plus B gives C plus D, ठीक है। तो that means product, ये जो product बना है, they have to be more stable। बात को समझो, A and B जो reactant है, they will be less stable, C and D जो कि reaction के बाद बना है, they have to be more stable। तो इनका binding energy क्या होगा? इनका binding energy ज़्यादा होगा, इस बात को समझो। और इनका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? इनका बाइंडिंग एनर्जी इसके कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी दिया B1 B2 B3 B4। तो यहाँ पर पूछा फाइंड द एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है। तो सी एंड डी का अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी देखूँ, मुझे पता है वो ज़्यादा होगा बिकॉज दे आर मोर स्टेबल। तो इन सी एंड डी का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? दैट इज B3 प्लस B4, है ना। और ए एंड बी का बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा? B1 प्लस B2। तो अगर एनर्जी रिलीज होगा तो तुमको सिंपली क्या करना है? माइनस करना है, बिकॉज ये वाला मोर स्टेबल है, इनका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, ये वाला लेस स्टेबल है, इनका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा। तो डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। तो ज़्यादा से कम को माइनस कर दो, B3 प्लस B4 माइनस B1 प्लस B2। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, ओके, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है? कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। 1H1 मतलब व्हाट इज 1H1? दिस इज अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, अंदर एक प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो ये जो मास दिया हुआ है, ये मास ऑफ मैं प्रोटॉन ही मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? मास ऑफ प्रोटॉन मान सकता हूँ। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है और मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम विच इज गिवन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर भी हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी लेस, तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसको ना मैं मास ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली नॉट हाइड्रोजन, हीलियम न्यूक्लियाई मानूंगा। क्या मानूंगा? हीलियम न्यूक्लियाई, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हुए ना? देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर हमने एजम्पशन लिया बिकॉज एटम में कौन होता है? एटम में न्यूक्लियस भी होता है प्लस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये जो मास है, इस मास में न्यूक्लियाई का भी मास है और इलेक्ट्रॉन का भी मास है, लेकिन 4 हीलियम 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इस पूरे मास को मैं न्यूक्लियस का ही मास मान के इस प्रॉब्लम को कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी एक बात को समझो, हमारे पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, उनको मैंने 2 प्रोटॉन लाया, ठीक है ना। मैंने 2 प्रोटॉन लाया, 2 न्यूट्रॉन को लाया और उनको जोड़ के हमने इस हीलियम न्यूक्लियाई को कंस्ट्रक्ट किया। और हमने जस्ट नॉट डिस्कस किया था कि न्यूक्लियाई बनने के बाद इसका मास क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। और जब यही 2 प्रोटॉन, यही 2 न्यूट्रॉन, बात समझ में आ रहा है? कम ऑन, दिस इज हीलियम। हीलियम में 2 प्रोटॉन रहता है और 2 न्यूट्रॉन रहता है। तो जब इंडिविजुअली 2 प्रोटॉन्स थे और 2 न्यूट्रॉन्स थे, इनके मास को अगर मैं कंपेयर करूँ, दिस इज M1, और इस न्यूक्लियाई के मास को कंपेयर करो M2, डेफिनेटली M1 विल बी मोर देन M2। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न्यूक्लियाई बनने के वक्त दे लूज सम मास दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो डेफिनेटली अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, उसका अगर मैं टोटल मास निकालूँ, देखो 2 इंटू ये लिखा हुआ है, दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन एंड 2 इंटू दिस लिखा हुआ है, दिस इज 2 न्यूट्रॉन का मास। मतलब जब ये दोनों ने न्यूक्लियाई बनाया नहीं था तब उन दोनों का मास कितना वो लिखा हमने, और न्यूक्लियाई बनने के बाद ये जो मास है वो लिख दिया हमने। तो ऑब्वियसली ये वाला मास इस वाले मास से क्या होगा? ज़्यादा होगा, मैंने जस्ट ना समझाया। और दोनों का डिफरेंस इतना आता है, दिस मच, 0.03038 सी स्क्वायर, दिस इज बेसिकली AMU, इतना मास डिफरेंस आता है, 0.03038 AMU, दिस इज द मास डिफरेंस। और ये जो मास डिफरेंस है
इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और यही मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वी कैन यूज़ द फॉर्मूला, यहाँ पर 931 यूज़ किया है, कभी कभी कहीं कहीं 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूज़ किया जाता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या पता चल जाएगा, मुझे ये पता चल जाएगा कि इतना मास अगर गायब हो चुका है तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। तुमको बस इस मास को 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, जैसे कि हमने जस्ट नाउ सीखा कि अगर हमें किसी बहुत सारे न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है तो वी नीड टू कंपेयर इट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। ठीक है ना? तो इसी कंसेप्ट को लेके जितने सारे न्यूक्लियाई हैं उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए ग्राफ प्लॉट किया गया। वाई एक्सिस में किसको प्लॉट किया गया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। एंड एक्स एक्सिस में किसको प्लॉट किया? मास नंबर। मास नंबर से हम उस न्यूक्लियाई को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और इस ग्राफ से क्लियरली पता चलता है कि आयरन का जो न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर 56 है, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दैट इज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई फाउंड इन नेचर। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई फाउंड इन नेचर। ठीक है, एक तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंडली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लोअर न्यूक्लियाई, इसका लोअर न्यूक्लियाई मतलब लेस मास नंबर वाले न्यूक्लियाई का जो बाइंडिंग एनर्जी वो कम होता है, एंड हाई मास नंबर वाले न्यूक्लियाई का भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम है। देखो यहाँ का बाइंडिंग एनर्जी जो है वो क्या है? कम है, और इनका भी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? कम ही है। और जो मीडियम साइज वाले न्यूक्लियाई, मतलब इस रीजन वाले, ये मीडियम साइज न्यूक्लियाई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मीडियम साइज वाले जो न्यूक्लियाई है इनका बाइंडिंग एनर्जी देखो, इनका बाइंडिंग एनर्जी अच्छा खासा है। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स वेरी लाइट न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल, वेरी हेवी न्यूक्लियाई आर ऑल्सो अनस्टेबल। बीच का जो मीडियम साइज न्यूक्लियाई है दे आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही? देखो अभी इस फंडे से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा आइडिया क्रिएट होता है। मैं इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट आइडिया ये क्रिएट होता है कि अगर मैं दो लाइटर न्यूक्लियाई को कंपेयर करूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे एक न्यूक्लियाई का मास नंबर 5 है, उसको मैंने और एक 20 वाले के साथ, 20 वाले मास नंबर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है ना? लेट अस इफ आई समहाउ कंबाइन दिस टू न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियाई कंबाइन होने के बाद और एक नया न्यूक्लियाई बनेगा जिसका मास नंबर होगा 25, राइट? और 25 कहाँ पर होगा? समवेयर इट विल लाई समवेयर हियर। तो इस नया न्यूक्लियाई जो कि दोनों को फ्यूज करने के बाद बना, क्या बना? दोनों को फ्यूज करने के बाद बना, उसका बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा? देखो उसका बाइंडिंग एनर्जी 5 और 20 के रेस्पेक्ट में क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं दो लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन करके एक मीडियम साइज न्यूक्लियाई बनाता हूँ, तो दो लाइटर न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो प्रोडक्ट बना, जो 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 रिजल्ट बना, जो रिजल्टेंट न्यूक्लियाई बना, उसका बाइंडिंग एनर्जी रिलेटिवली क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो डेफिनेटली इस केस में क्या होगा? इस प्रोसेस में व्हेन वी कंबाइन टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ए हेवियर न्यूक्लियाई, इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा, बिकॉज जो प्रोडक्ट बना, जो रिजल्ट बना, दैट इज मच मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। ठीक है ना? ओके फाइन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन। वी कॉल दिस प्रोसेस एज व्हाट? फ्यूजन। द लाइटर न्यूक्लियर बीइंग अनस्टेबल हैव अ टेंडेंसी टू फ्यूज इनटू मीडियम न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन कह सकते हैं। ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है? ध्यान से देखो, अगर सोचो मेरे पास एक बहुत हेवी न्यूक्लियर है, लेट अस से बहुत, सोचो 200 वाला न्यूक्लियर है। अगर ये टूट के लेट अस से एक 90 वाला न्यूक्लियर बनता है, 90 मास नंबर वाला न्यूक्लियर बनता है, और एक 110 मास नंबर वाला न्यूक्लियर बनता है। ठीक है, सो 90 110 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, समझ रही है? तो ध्यान से देखो इनका जो बाइंडिंग एनर्जीज है वो इसके कंपैरिजन में क्या है? इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। मतलब 200 वाला न्यूक्लियर, एक हैवी न्यूक्लियर जब टूट के यार से दो डॉटर न्यूक्लियर बनाता है, क्या बनाता है? दो डॉटर न्यूक्लियर बनाता है। तो डॉटर न्यूक्लियर जो 10 फॉर्म आर रिलेटिवली मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द पैरेंट न्यूक्लियर। तो ये रिएक्शन भी होगा, ये रिएक्शन भी फिजिबल होगा, बिकॉज इस प्रोसेस में जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल बनता है, एनर्जी रिलीज होगा, और इस टूटने को हम क्या बोलते हैं? फिशन बोलते हैं, जहाँ पर एक हेवियर न्यूक्लियाई हैव अ टेंडेंसी टू स्प्लिट इनटू टू मीडियम न्यूक्लियाई। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके फाइन, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जस्ट नाउ या इस वीडियो में अब तक ये सीख के आया कि यार न्यूक्लियाई स्टेबल होता है, लेकिन बहुत सारे हेवी न्यूक्लियाई जो होता है बहुत अनस्टेबल होता है। एंड अनस्टेबिलिटी का रीज़न मैं आगे जाके तुमको बताऊंगा, बट फिलहाल बस इतना समझना कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ग्राफ देख के समझ में आता है, उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम होता है। तो ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई का हमेशा टेंडेंसी क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया था, 200 वाला एग्जाम्पल दिया था, उसका हमेशा टेंडेंसी होगा कि वो डिसइंटीग्रेट कर जाए।
वो स्प्लिट हो जाए, 2 या 3 डॉटर न्यूक्लियाई, मल्टीपल डॉटर न्यूक्लियाई बनाए, बिकॉज जो मीडियम साइज फाइनली न्यूक्लियाई बनेगा दे विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, जब एक न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता है, वो टूटता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिनन को हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और ऐसे न्यूक्लियाई, ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई को हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई भी बुलाते हैं। ठीक है, ओके। जब एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है, जब ये न्यूक्लियाई टूटता है तो बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाइज बनते हैं, मीडियम साइज न्यूक्लियाइज बनते हैं। इसके साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स भी कुछ कहीं कहीं रिलीज होता है, कहीं कहीं बीटा पार्टिकल्स भी रिलीज होता है, कहीं कहीं गामा पार्टिकल्स भी रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं फिर से कह रहा हूँ, जब एक हेवी न्यूक्लियाई टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है, डॉटर न्यूक्लियाई में डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उस प्रोसेस में, तो डॉटर न्यूक्लियाई के साथ साथ बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, बीटा पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं, गामा बेसिकली फोटोन्स ये भी रिलीज होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, बीटा पार्टिकल क्या है, गामा फोटोन्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अल्फा पार्टिकल्स। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स? इट इज नथिंग बट ए पॉजिटिवली इट्स बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। जो अल्फा पार्टिकल है इट्स बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस, ये यहाँ पर लिखा है। हीलियम न्यूक्लियस मतलब हीलियम न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? 2 प्रोटॉन्स होता है, और क्या होता है? 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बात समझ में आया? तो किसी किसी डिसइंटीग्रेशन में देखा जाता है कि अल्फा पार्टिकल रिलीज किया जाता है, ठीक है, 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स रिलीज किया जाता है। और इसका चार्ज क्या होगा? ध्यान से देखो, इसका चार्ज +2 लिखा हुआ है, राइट, बिकॉज 2 प्रोटॉन के पास तो चार्ज है, 2 ई चार्ज होगा, लेकिन न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है। तो ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल का कहानी। नेक्स्ट आता है कि बीटा पार्टिकल क्या है। ध्यान से देखो, बीटा पार्टिकल जो है, बीटा पार्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है बीटा माइनस, एक तो होता है बीटा प्लस। बीटा माइनस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज माइनस, ठीक है। लेकिन बीटा प्लस जो है उसको हम पॉजिट्रॉन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पॉजिट्रॉन बुलाते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसका मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर ही है, लेकिन चार्ज जो है वो प्लस ही है। चार्ज जो है वो माइनस नहीं, ई नहीं है, वो चार्ज क्या है? वो चार्ज प्लस ही है। कंफ्यूज मत होना, पॉजिट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है भाई, इसका मास जो इलेक्ट्रॉन जैसा ही मास है, लेकिन चार्ज क्या है? ठीक इसके ऑपोजिट। बात समझ में आया? और ये जो बीटा माइनस, ये जो बीटा प्लस वाले पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो पॉजिट्रॉन है, इनको हम एंटी पार्टिकल्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम इनको? एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल्स इसलिए बुलाते हैं बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ जाके कभी कोलाइड कर जाएगा ना, so these two particles will completely destroy each other, और इनका जो ये टोटल मास है, इनका टोटल मास will get converted into energy। बात समझ में आया? देखो, a particle is called as an antiparticle of other if on collision both can annihilate मतलब destroy completely each other and convert into energy, so these are called as antiparticles। और एक एंटीपार्टिकल के बारे में भी तुम डिस्कस करोगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, लेकिन वो आगे जाके तुम डिस्कस करोगे। तो ये हो गया बीटा पार्टिकल। लास्ट में आता है गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल क्या है? गामा पार्टिकल बेसिकली फोटोन्स है, बस, दे वेरी एनर्जेटिक फोटोन्स। बात समझ पाए? उनके पास जो एनर्जी है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इन फोटोन्स का हमको पता ही है, इनका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। जब ये लोग ट्रैवल करते हैं तब इनके पास थोड़ा बहुत मास होता है। इज दैट क्लियर? पक्का? ओके, कुछ लिखना है तो लिख। अभी जब एक न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट करता है, जब वो टूटता है, जब वो स्प्लिट होता है, वो कुछ लॉस फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ डिके रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, रेडिएटिव डिके और द डिस्प्लेसमेंट लॉ। सबसे पहले हम अल्फा डिके के बारे में बात करते हैं। लेट अस से कि हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, लेट अस से कि हमारे पास एक न्यूक्लियाई है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर हो गया Z, इसका मास नंबर हो गया A। अगर ये अल्फा डिके करता है, क्या डिके करता है? अल्फा डिके। तो ये क्या रिलीज करेगा? इट इज गोइंग टू रिलीज ए हीलियम न्यूक्लियाई, दैट इज 4 हीलियम 2, ये रिलीज करेगा। और एक डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा Y, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? Z-2, और जिसका मास नंबर होगा A-4। मैंने ऐसे कैसे पता चला कि इसका A-4 होगा या इसका Z-2 होगा? मास नंबर इनिशियली जितना था फाइनली भी उतना ही होना है, एटॉमिक नंबर इनिशियली जितना होगा फाइनली भी उतना ही होना है, तो Z-2 + 2 Z ही होगा, A-4 + 4 क्या होगा? A ही होगा। इज दैट क्लियर? प्लस, और जो मास का डिफरेंस आया है इस डॉटर न्यूक्लियर को बनने में, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली रिलीज्ड इन द प्रोसेस, एंड दैट इज Q जो हम कहते हैं, बिकॉज इस प्रोसेस में क्या होगा?
देयर विल बी डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट बना है उसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा, जो रिएक्टेंट है उसका बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, तो ये जो डिफरेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज रिलीज, उसको हम क्यू वैल्यू से मेजर करते हैं, वी मेजर दिस विद द हेल्प ऑफ क्यू वैल्यू। सो अभी अगर मुझे क्यू का वैल्यू निकालना है कि क्यू होगा कितना, तो उसका तरीका क्या है मैं तुमको दिखाता हूँ। क्यू निकालने के लिए तुमको सिर्फ दोनों का मास का डिफरेंस, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास का डिफरेंस निकालना है, और वो जो मास डिफरेंस है वही मास डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। डेफिनेटली इसका मास क्या होगा, ज़्यादा, और इन दोनों को मिला के मास क्या होगा, कम, बिकॉज जो मास का डिफरेंस है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो हमारे पास जो अवेलेबल वैल्यूज दिया रहता है, जैसे कि mx लिखा हुआ है, दिस इज मास ऑफ एटम लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा है x, मास ऑफ x मतलब मास ऑफ एटम, my मतलब मास ऑफ एटम, हीलियम मतलब मास ऑफ एटम, तो एटम का मास दिया है। इस बात को समझो कि यहाँ पर दिस जो है, ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन, और यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वॉल्व है इस रिएक्शन, न्यूक्लियस इन्वॉल्व। तो अगर हमको मासेस का डिफरेंस देखना है तो न्यूक्लियस का मास का डिफरेंस देखना है, क्योंकि एटॉमिक मास जो दिया हुआ है, एटॉमिक मास में मास ऑफ न्यूक्लियस भी होता है प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। तो इस वैल्यू से mx से अगर मुझे सिर्फ मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना, क्या निकालना है, मास ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो इस मास से मुझे इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर हमको क्या मिलेगा, मास ऑफ न्यूक्लियस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मुझे क्यू वैल्यू निकालना है तो ध्यान से देखना, mx क्या है, दैट इज एटॉमिक मास। इससे मैं क्या कर दूंगा, इससे मैं, मुझे पता है कि z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मास को मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर जो बचेगा mx माइनस जेड एम, ये जो बचा ये क्या है, ये x वाले सैंपल का, ये x वाले एलिमेंट का न्यूक्लियाई का मास है, x वाले एलिमेंट का न्यूक्लियाई का मास है। ठीक है, अभी हमने क्या कर दिया, लेट अस से डू ए माइनस, बिकॉज ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट का मास देखते हैं, सबसे पहले मास ऑफ हीलियम, और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मास को माइनस कर देते हैं, प्लस मास ऑफ वाई, इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से देखो, दैट इज जेड माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी हमको माइनस करना है, इनटू हम क्या कर देंगे, इनटू हम सी स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इनटू सी स्क्वायर लिख देंगे, बिकॉज ये तो हो गया मास डिफेक्ट। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच का जो मास का गैप है तो उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। दैट मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस, ये हो गया क्यू का वैल्यू। और इस एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ बचेगा mx माइनस my माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर बचेगा। तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। भूलो मत, ये mx जो है वो एटॉमिक मास है यार, ये mx क्या है, दिस इज बेसिकली एटॉमिक मास, और ये पूरा जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियाई का मास है। तो अगर सिर्फ mx बचा, my बचा, m हीलियम बचा, बिकॉज जेड एम ई माइनस 2 में ये सारा कैंसिल आउट हो जाता है, तो mx तो एटॉमिक मास ही बचा। समझ में आ रहा है ना, कैलकुलेशन के बाद सिर्फ mx my me, जहाँ पर mx my और m हीलियम क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉम का मास रिप्रेजेंट करता है। इस बात को अच्छे से समझना, इज दैट क्लियर, पक्का, ओके। सो दिस इज द क्यू वैल्यू, देखो ध्यान से इन्होंने यहाँ पर इसी चीज़ को लिखा है, ठीक है। सो दिस इज द क्यू वैल्यू दैट वी हैव फाउंड आउट। यहाँ पर अगर कुछ लिखना है तो लिख के रख सकते हो। अभी मैं तुमको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ। देखो इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि फिर से x था, a सॉरी जैसे z, ये टूट के क्या बना, ये टूट के इसने एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया, दैट इज 4 हीलियम 2, अल्फा डीके बोलते हैं हम इसको, और ये y हो गया हमारा डॉटर न्यूक्लियर, यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज a माइनस 4, यहाँ पर क्या आएगा z माइनस 2, प्लस q इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, जो क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, ये किस फॉर्म में रिलीज होता है, रिलीज तो होता है लेकिन ये किसके पास होता है, ये जो क्यू एनर्जी रिलीज होता है ना, दिस एनर्जी इज एक्चुअली अवेलेबल टू द प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये जो एनर्जी है, ये इन दोनों, ये जो टोटल एनर्जी रिलीज होता है, दिस एनर्जी इज एक्चुअली पोजेस्ड बाय दिस टू प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बात को समझो, तो सीन ऐसा है, देखो ये जो एक्स वाला सैंपल था, ये इनिशियली क्या था, इनिशियली रेस्ट में था, फिर ये क्या बनाता है, फिर ये टूट के एक वाई बनता है और एक हीलियम न्यूक्लियाई बनता है, और इन दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये इन दिस केस लेट अस से ये दिस इज बेसिकली ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी वी वाई एंड दिस इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी वी अल्फा, मतलब दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल ह्यूमन हीलियम न्यूक्लियाई, बिकॉज हमको ये ऑलरेडी ये समझ में आ चुका है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है, यही एनर्जी ये दोनों प्रोडक्ट के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसी एनर्जी से ये लोग ट्रैवल करते हैं।
तो सबसे पहली बात ये समझो कि ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ है, इस डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इस प्रोसेस में हम मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, राइट। हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ वाई वाला न्यूक्लियाई विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना, ये चीज़ हम लिखेंगे। अच्छा, अभी मोमेंटम को अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, टू मास ऑफ वाई इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई वाला पार्टिकल इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ, क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इसका रेशियो लिखना चाहूँ तो हमको फाइनली क्या मिलेगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाई मास ऑफ वाई। तो यह हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा। दैट मीन्स वाई के पास काइनेटिक एनर्जी कम होगा एंड अल्फा पार्टिकल इसका मास इतना कम है, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो क्यू इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और हमने ये समझा ये जो एनर्जी है ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वाई हीलियम अल्फा पार्टिकल के पास होता है। इस एनर्जी से ये लोग मूव करते हैं, इनका मोमेंटम कंजर्व होता है, तो इनके पास एक्चुअली में कितना काइनेटिक एनर्जी है। तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो काइनेटिक एनर्जी है कि kinetic energy possessed by the y daughter nuclei and kinetic energy possessed by the alpha particle should be equal to what, q, yes, because यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो अगर तुमको कोई पूछे कि के वाई का वैल्यू क्या होगा, इस रेशियो से हम आराम से कह सकते हैं कि एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम अल्फा प्लस एम वाई ऑफ द टोटल एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी possessed by daughter nuclei y, and what is the kinetic energy possessed by the alpha particle, that is mass of y nuclei divided by mass of alpha particle divided by mass of y nuclei multiplied by the total energy, that is q, राइट। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इसका आराम से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर, बात को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग, आई होप सो तुमको ये बात समझ में आया। कुछ लिखना है तो लिख सकता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, ओके। अभी देखिए, अभी एक इंटरेस्टिंग सा आइडिया आएगा। आइडिया क्या है, देखो हमने जस्ट नाउ देखा कि अल्फा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा एंड ये जो वाई वाला डॉटर निकले इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कुछ काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर if this alpha particle is shot inside with a velocity field in a region of magnetic field, so what will happen, this alpha particle, as because it has got some charge and it is moving, it will move in a circle in a region of magnetic field, और इसका जो रेडियस ऑफ टर्न होगा, दैट रेडियस ऑफ टर्न शुड बी इक्वल टू व्हाट, एम वी बाई बी क्यू, ठीक है ना। एम वी मतलब मोमेंटम, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। दैट मीन्स इस पूरे डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस में, इस पूरे सैंपल में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे, राइट, बिकॉज ये तो मैंने एक पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन दिखाया, बट तुम्हारे पास एक सैंपल होगा जिसमें बहुत सारे एक्स जैसा न्यूक्लियाई होगा जो कि डिसइंटीग्रेट होकर वाई बनेगा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारे अल्फा पार्टिकल्स को अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट कर दूँ, ऑल द अल्फा पार्टिकल्स शुड मूव इन a circle having the same radius given by r, because r is equal to 2m alpha k alpha b q, तो रेडियस का वैल्यू सेम होना चाहिए। बट अगर हम इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखें, क्या देखें, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, राइट टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखता हूँ तो ये दिखाई देता है कि जब ये अल्फा पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ पॉइंट करता है, तो अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स का रेडियस अलग अलग, अलग अलग अल्फा पार्टिकल्स का रेडियस अलग अलग है, एंड इट इज नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द कंसेप्ट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग कि रेडियस क्या होना चाहिए हर एक अल्फा पार्टिकल का सेम, बिकॉज सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन एक्चुअली ऐसा देखा नहीं जाता। तो ऐसा क्यों होता है, वाई डज द अल्फा पार्टिकल डज नॉट हैव, यू नो, ऑल द अल्फा पार्टिकल्स डज नॉट हैव द सेम रेडियस ऑफ टर्न। देखो इस बात को समझो, एक्स है, यहाँ पर ए है, ये जेड है, ये टूट के क्या बना, 4 हीलियम 2, और क्या बना, एक वाई न्यूक्लियाई बना, यहाँ पर क्या, दिस इज ए माइनस 4 जेड माइनस 2, और हम क्या एक्सपेक्ट करें, जो सारा एनर्जी है, ये जो क्यू एनर्जी है, यही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दोनों के पास होगा, मतलब हीलियम पार्टिकल के पास, मतलब अल्फा पार्टिकल के पास भी होगा, और किसके पास भी होगा, वाई वाला जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसके पास भी होगा।
लेकिन एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है वो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। इस बात को समझो कि कभी कभी क्या होता है, जब एक्स टूट के वाई बनता है ना, ये जो वाई है वो एक्चुअली एक एक्साइटेड स्टेट में बनता है। व्हाट यू मीन बाय वाई एक्साइटेड स्टेट? तुमको इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन याद है कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर एटम को एनर्जी सप्लाई करता हूँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है तो वो क्या करता है, वो एक लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, राइट, बाय एब्जॉर्बिंग दैट एनर्जी। तो न्यूक्लियस के अंदर भी, जहाँ पर न्यूक्लियॉन्स है, क्या कहा मैंने, न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पर न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स है। और ये न्यूक्लियॉन्स जो है ये लोग भी क्या कर सकते हैं, एनर्जी एब्जॉर्व कर सकते हैं, जस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉन्स, और इस एनर्जी को एब्जॉर्व करके हायर ऑर्बिट में जंप कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्स टूट के वाई तो बनता है, लेकिन वाई जो है दैट इज बेसिकली फॉर्म इन एन एक्साइटेड स्टेट। मतलब जो क्यू एनर्जी रिलीज हुआ है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी is gone in excitation of y। बात समझ में आया? some amount of energy is absorbed by y and results in an excitation of y। बात समझ में आया? तो अगर मैं ये कहता हूँ कि e amount of energy, क्या बोला मैंने, e amount of energy y ने absorb कर लिया for excitation, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कितना एनर्जी बचा, q माइनस। जो q माइनस e वाला एनर्जी है वही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हीलियम अल्फा पार्टिकल एंड y वाले न्यूक्लियर के पास होगा। बात समझ में आ रहा है? और ये जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन में ये ई अमाउंट ऑफ एनर्जी वो कितना एब्जॉर्ब करेगा वो तो वेरिएबल है, राइट। अलग अलग रिएक्शन में ये जो एक्साइटेशन के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा वो अलग अलग होगा, बिकॉज अलग अलग न्यूक्लियर एनर्जी लेवल है, अलग अलग अमाउंट से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ई का वैल्यू चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू चेंज होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अल्फा पार्टिकल एंड वाई डॉटर न्यूक्लियर के बीच, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, बदल जाएगा। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा तो स्पीड भी बदलेगा, एंड अल्फा पार्टिकल का जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो चेंज। बात समझ में आया? तो कभी कभी जो न्यूक्लियाई बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। यस, ये न्यूक्लियाई जो है ये बहुत टाइम तक एक्साइटेड स्टेट में रहता नहीं है। वो क्या करता है, जब न्यूक्लियॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, इट बेसिकली रिलीज दिस एनर्जी, एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स। और इसी फोटोन्स को हम क्या बुलाते हैं, गामा पार्टिकल्स या गामा रेज बुलाते हैं। बात समझ में आया? इसी फोटोन्स को हम गामा पार्टिकल्स बुलाते हैं। ठीक है, आई होप सो तुमको ये कहानी समझ में आया।